See, energy levels, energy level diagram. Energy level diagrams. So we have recently discussed energy levels जो एटम में अंदर होते हैं, कौन से 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, right? So these are energy levels. तो ये बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा था, देखा आपने, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल एंड सबशेल, right? See, energy levels depends on two factors, depends on the value of n and value of l. ns main shell, yeah, principal energy level, and l is subshell, right? इन दोनों पे डिपेंड करता है, राइट? तो वही एक छोटा डिस्कशन है कि कौन सी चीज किस मतलब किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. n+l रूल भी हमने डिस्कस किया था, n+l रूल भी डिस्कस किया, तो ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर. ओके, सो लेट्स रिकॉल एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज था एंड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करते, राइट? बोर मॉडल में ऑर्बिट्स है, यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी होता है. इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव कैरेक्टर which is a spread, right? तो उसके एक रीजन में मिलने का प्रोबेबिलिटी होता है, राइट? ओके, तो अब एक इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ पे एट सम इंस्टेंट, इट इज एट दिस पॉइंट, ठीक? तो अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है तो दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट, राइट? ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. एंड अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आजू बाजू में, एक और इलेक्ट्रॉन भी इसी रीजन में प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, राइट? यस सर. वो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो डिटेल में हम लोग 12th में पढ़ेंगे, वो आपकी एनर्जी लेवल को डिसाइड करता है. जस्ट टू गिव यू अ फील, मैं आपको बता देता हूँ. जैसे दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, राइट? उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से उनके अंदर एक एनर्जी होती है. दैट एनर्जी इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाय R, ये डिस्टेंस R, राइट? अब दोनों पॉजिटिव हैं तो एनर्जी पॉजिटिव होती है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो एनर्जी नेगेटिव होती है. ऐसा कुछ तो होता है. तो एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन will definitely depend on the nuclear charge and other electronic charge in the atom, right? जो एनर्जी लेवल है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो दो चीज मतलब इस पे तो मेनली डिपेंड करेगा, किस पे, न्यूक्लियर चार्ज पे और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो और दूसरे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा. एग्री? यस सर. राइट. सो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है क्या, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छी बात है. सो हाइड्रोजन लाइक एटम्स वर्सेस मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, नॉट वर्सेस, ये दो अलग अलग केसेस बनते हैं. मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कौन से? एक है हाइड्रोजन लाइक एटम एंड द अदर इज मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. क्या फर्क होगा दोनों में? हाइड्रोजन लाइक एटम में क्या होता है? व्हाट इज देयर इन हाइड्रोजन लाइक एटम? एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो रिपल्सिव फोर्स का चक्कर है ही नहीं, राइट? तो उसमें सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज है, उसमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. वो जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बस वही है, राइट? सो in case of hydrogen like atoms या हाइड्रोजन एटम, you single electron, only one electron, single electron atom होता है, single electron atom. इसमें जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ n पे. तो एनर्जी
इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल बोलो या सब शेल बोलो, मुझे मतलब नहीं, डिपेंड्स ओनली ऑन एन, डिपेंड्स ओनली ऑन एन, सिर्फ एन पे डिपेंड करता है, वो एल पे डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एल। ओरिएंटेशन का कोई लेन देन नहीं है, सबशेल का कोई लेन देन नहीं है, राइट। कौन से टाइप का सबशेल है, एस है, पी है, डी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ एन से डिपेंड करता, एन पे डिपेंड करता है, राइट। तो सबसे लोअर एनर्जी किसकी होगी, 1s की। यहाँ पे एनर्जी लेवल अगर मैं मार्क करूं तो एनर्जी इंक्रीजिंग, तो 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, राइट। सेकेंड शेल में आप 2s कर दो या 2p कर दो, दोनों का एनर्जी लेवल सेम होता है। थर्ड शेल में जो है 3s, 3p, 3d, तीनों का एनर्जी लेवल सेम होता है। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ n एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ l। सब शेल पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, n पे। विच शेल इट इज, फर्स्ट शेल है तो उसकी कुछ एनर्जी लेवल होगी, सेकेंड शेल है तो उसकी कुछ एनर्जी लेवल होगी, थर्ड शेल है तो उसकी कुछ एनर्जी लेवल होगी, राइट। ऐसा नहीं होगा कि 2s और 2p का एनर्जी लेवल अलग हो, 3s और 3p का एनर्जी लेवल अलग हो, 3d का एनर्जी लेवल अलग हो। क्यों ऐसा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। चलो जब अगले में जाता हूँ तो एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। सो हाइड्रोजन लाइक एटम्स में एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की सिर्फ n पे डिपेंड करती है एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ l। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ना हाइड्रोजन लाइक एटम अगर हटा दो आप, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में अगर अपन लाते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में प्रॉब्लम है क्या, ये न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे, राइट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर का है यहाँ वाला, तो ये तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन ये इसको रिपेल कर रहा है। अगर ये रिपल्शन नहीं होता तो चीजें सिंपल होती हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे, बट ये इनर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपेल करता है, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आती है। अगर ये यहाँ नहीं होता तो जो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, इफेक्टिव फोर्स उस पर चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल। नहीं, Yes, sir. इस Yes, बार सिर्फ n से काम नहीं होगा, l की वैल्यू भी लगेगी आपको। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एनर्जी लेवल डायग्राम या एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन बोथ द थिंग्स। किस पे, वैल्यू ऑफ n पे भी N and डिपेंड L. करते हैं और n और l दोनों पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो क्या ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले ये 1s है, ठीक है। अब यहीं 2s और 2p में जो यहाँ पे ये फाइन एनर्जी लेवल था सबका सेम था, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ 2s होगा और 2p ऐसा होगा। तो ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। तो सेकेंड शेल में ही जो p सब शेल है उसकी एनर्जी s सब शेल से ज्यादा है, राइट। यस सर। हाँ, तो क्या पॉइंट हमने नोट किया पहले, ये जो एक ही शेल है उसमें 3s हो गया, तो ये 3p, और इनका एक्सप्लेनेशन भी है क्यों ऐसा होता है, 3p और 3d का। नॉलेज आपको सब है, आपको ट्रिक पता है कैसे पता करना है किसकी एनर्जी कितनी होगी, वो सब आपको मालूम है, राइट। बट जस्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एक ही सब शेल में, सर एक ही शेल में अलग अलग सब शेल्स की एनर्जी अलग अलग, जैसे इसमें नहीं था 2s और 2p की एनर्जी सेम है, बट इसमें क्या होता है 2s और 2p की एनर्जी अलग अलग हो जाती है, राइट।
Yes, sir. हाँ, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक ही शेल में अगर मैं बात करूं, इन अ शेल, इन अ सेम शेल, एक ही शेल के अगर अलग अलग सबशेल्स की बात करोगे ना, तो हमेशा देखना एस की एनर्जी पी से कम होती है। देखो थर्ड शेल की बात करो तो 3s की एनर्जी सबसे कम है, 3p की उससे ज्यादा, 3d की उससे ज्यादा। इन सेम सबशेल and in a same cell, energy of S subshell is less than P subshell is less than D subshell is less than F subshell and so on. ठीक है? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ये सबका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे हम लोग। दूसरी चीज और एक इंपॉर्टेंट समझनी है आपको, S और P में जो गैप होगा, P और D में वो गैप उससे ज्यादा होगा। देखो 3s और 3p के बीच में गैप इतना दिखा रहे हैं, 3p और 3d में ज्यादा है। तो S और P में जो गैप होता है वो कम होता है सबसे, एक ही सेल में है। तो इसी को अगर मैं बोलूं इन सेम सेल एनर्जी गैप बिटवीन S and P is minimum, या गैप बिटवीन, चलो समझ जाना आप, गैप बिटवीन S and P, गैप बिटवीन S and P is minimum, gap between P and D is more, gap between D and F is minus। तो जो गैप है, एनर्जी गैप किसका, S और P का, वो सबसे कम होगा। समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो जो S और P है उसके बीच में गैप सबसे कम, फिर P और D में उससे ज्यादा, फिर D और F में सबसे ज्यादा है। ठीक है? ओके। सो और ये एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बढ़ गया, देखो 4s आ गया, बट 3D की एनर्जी 4s से ज्यादा हो जाती है। वो गैप अलग अलग होने की वजह से ये जो डिफरेंस है ना, 3s 3p का, फिर 3p 3d का, फिर 3d 3f 4d 4f होता है, तो वो जो गैप है वो गैप बढ़ते जाता है। उसकी वजह से हायर शेल, एनर्जी शेल के जो सबशेल है उसकी एनर्जी लोअर शेल के कुछ सबशेल से कम हो सकती है। देखो एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन एनर्जी ऑफ 3d, नहीं? Yes, sir. तो ऐसा, तो ये सारी चीजें आपने मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के एनर्जी लेवल में देखा है, राइट ना? इसी का एक्सप्लेनेशन, ऐसा होता क्यों, इसी का एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन फॉर इट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? electrons of higher energy level, that is value of n, higher energy level, experience two forces। कौन सा? experience force of attraction from nucleus, as well as repulsion from attraction from nucleus, as well as repulsion from electrons of inner shell। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन भी आता है, ऑब्वियसली आउटर शेल के भी होगा, बट यहाँ पे हम इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे समझ लो यहाँ पे न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा था, अब बीच में यहाँ पे एक इनर शेल का एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, उसको रिपेल भी कर रहा है, तो ये जो
न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा था, वो न्यूक्लियर चार्ज आपका हो जाएगा कम, नहीं? सर एक बार वापस इसने क्या कीजिए। देखो, इनर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, ये इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल है ये आपका 1s ऑर्बिटल, लेट अस अस्यूम दिस इज 1s ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन है आपका 2p का या 2s का, ये समझो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है, ये 1s का एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस एक्सपीरियंस कर रहा था, उतना फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। क्यों? अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, वो स्क्रीनिंग कर रहा है, शील्डिंग कर रहा है। Yes, ज्यादा डिटेल में, हाँ ज्यादा डिटेल में तो आपको 12th में समझेगा, फॉरगेट अबाउट इट। सीधी सी बात देखो, ये इसको रिपेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर। ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल भी तो कर रहा है। तो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, तो जो वो इलेक्ट्रॉन है कौन सा 2s का, इट विल एक्सपीरियंस लेसर न्यूक्लियर चार्ज। वो जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो कम होगा, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव, Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर charge is actually nuclear charge experienced by an electron of outer shell is nuclear charge experienced by nuclear charge electron in outer shell as a result of net force of attraction acting between nucleus and net force of attraction acting between nucleus and बहुत सिंपल सी चीज है ये। इलेक्ट्रॉन अकेला होता है, यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस में चार्ज होता है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए तो थोड़ी ना वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा भाई, ये भी तो इसको रिपेल कर रहा है। तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। राइट, बस इसी को शील्डिंग बोलते हैं। राइट, हम लोग बोलते हैं इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर देते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिलेगा। या इफेक्टिव चार्ज न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय electrons of outer shell will be lesser, right? Yes sir. समझा ना? तो बस यही वो रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ओके, अब शील्डिंग सबसे ज्यादा, अगर सबशेल्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा शील्डिंग किसकी कौन करेगा? 1s सबशेल्स में 1s सबसे ज्यादा करेगा। अगर किसी भी शेल के सबशेल्स की बात करूं तो शील्डिंग सबसे ज्यादा किसमें होगी? एस शेल सबसे ज्यादा करेगा। हाँ, एस सबशेल सबसे ज्यादा करेगा। हाँ, तो शील्डिंग जो होती है, शील्डिंग इज मैक्स ड्यू टू ये आगे वाले चैप्टर्स में भी आपको जरूरत पड़ेगी। शील्डिंग इज मैक्स ड्यू टू एस सबशेल as it is spherical in shape, then p subshell, फिर किस पे? p subshell पे, and then d subshell and so on, d and then f and so on। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग किसकी वजह से होती है? s। अगर 2s और 2p दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की जो हायर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे जो शील्डिंग है उसकी बात करूं मैं, तो 2s की जो शील्डिंग है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2p, राइट? yes आई sir. बस में अब जो एस सबशेल है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा या पी का या डी का या एफ का? एक ही शेल के अलग अलग एस वाला ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, राइट? तो पहले तो आपको फिर से याद दिला दो, जैसे दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, राइट? एक निगेटिव समझो, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है -k Q1 Q2 बाय R होती है।
तो जितना कम वैल्यू होगा R का, ये उतनी बड़ी वैल्यू होगी, माइनस कर दिया तो ये उतनी छोटी वैल्यू होगी। अगर सेपरेशन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में सेपरेशन कम है तो पोटेंशियल एनर्जी जो वो कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाएगी। तो इन सेम शेल, एक ही शेल में अगर हम लोग बात करें, सपोज 3 n = 3 की बात करें, तो इन सेम शेल इलेक्ट्रॉन in S subshell spends more time near to nucleus than P than D and P and so on. Therefore, in a shell, energy of S subshell इसके लिए एनर्जी ऑफ S subshell is lesser than P subshell is lesser than D is lesser than F। तो किसी भी शेल में सबसे कम एनर्जी जो होगी S subshell की होगी, फिर उससे ज्यादा किसकी होगी P, फिर किसी से उससे ज्यादा किसकी होगी D एंड सो ऑन। समझा? Yes, sir. तो अब एक और कॉम्प्लिकेशन रहेगी, वो तो N+L रूल मैंने पहले ही बता रखा था। तो दो सबशेल्स हैं, उनकी एनर्जीज को आप कंपेयर करने के लिए क्या यूज करोगे? टू कंपेयर एनर्जीज ऑफ टू सबशेल्स वी यूज N+L रूल। N+L रूल यूज करेंगे। जिसके लिए N+L का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, राइट? समझा ना? जैसे फॉर एग्जांपल 4s and 4s 3d 5s 6s 4d 4s, बता इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी और सबसे कम एनर्जी किसकी? अगर मैं आपको बोलूं अरेंज करो इनको एक ऑर्डर में, इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी अरेंज करना है। ऑब्वियसली यू हैव द ट्रिक, राइट? ऐसा डायग्राम बना लो 1s 2s 2p एंड वो नहीं बनाना है, समझो। हम N+L यूज करेंगे। तो इसके लिए N+L की वैल्यू कितनी है? 4 है। हाँ, इसके लिए N+L की वैल्यू कितनी है? 5 हो गए। इसके लिए N+L की वैल्यू कितनी है? 5। इसके लिए N+L की वैल्यू कितनी है? 6। इसके लिए 6। इसके लिए 7। तो सबसे ज्यादा N+L किसकी? 4 है, वो सबसे ऊपर होगा। फिर उसके बाद 2 है 6 वाले, 6s और 4d। 4d लिखेंगे, उसके बाद 6s लिखेंगे। 4d आएगा, फिर उसके बाद 6s आएगा। अगर N+L टाई हो जाएगा तो ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ N, मोर इज द एनर्जी, राइट? फिर यहाँ पे 3d और 5s हो गए, तो 3d पहले आएगा, 5s बाद में आएगा। फिर उसके बाद सबसे कम है 4s की एनर्जी, राइट? सर बट हम ऐसा क्यों लेते हैं? हम लेते नहीं, ये होता है, हमको तो बताया गया। There's a way to remember। Okay, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। डाउट क्या है, हम ऐसा लेते क्यों हैं? ये सर क्या मैं मतलब समझ नहीं। अभी 6s और 4d है, तो हमने 4d को कम एनर्जी, मतलब कोई तो रीजन होगा ना 4d की कम एनर्जी क्यों ली। अभी दोनों का देखो, हाँ, सर देखो अभी क्या जैसे होता हम है, लोग हाइड्रोजन डी एटम, शेल जो मैं बता रहा हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की। जो डी शेल है वो कैसा होता है? ऐसा होता है, राइट? क्लोवर शेल ऐसा। यस, ये न्यूक्लियस है, राइट? तो ये ऐसा शेल होता है। और एस जो होता है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? दूर है, राइट? ज्यादा चांस तो यहाँ मिलने का ना उसके, यहाँ तो ये रीजन कम है, यस दूर मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डायग्राम ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उससे थोड़ा सा क्लैरिटी आती है। जबकि एस ऑर्बिटल अगर कोई होगा, अगर कोई एस ऑर्बिटल होगा, भले उसका साइज इससे बड़ा है, लेकिन वो ज्यादा टाइम क्या होता है, इसके क्लोज रहता है। किसके? न्यूक्लियस के।
इससे बड़ा साइज में, ठीक। अगर मैं सरफेस डायग्राम बनाऊं, बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाऊं किसका, 4D का और 6s का, तो नेचुरली 6s का साइज जो होगा इससे बड़ा होगा, राइट। 6s इससे बड़ा Yes, होगा, sir. 4D उससे कम होगा साइज में। चक्कर क्या है, उसके बावजूद इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल का है वो इसके क्लोज रहता है न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस के जितना पास जाओगे आप एनर्जी उतनी कम हो जाती है, Yes, sir. राइट। हमारी बात सुन रहे हैं? हाँ. तो चक्कर सिर्फ वही है कि आप इलेक्ट्रॉन हो, आप न्यूक्लियस के जितने क्लोज रहोगे आपकी एनर्जी उतनी कम रहेगी, और वो एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा 12th में। फिर भी मैंने आपको एक फील कराने के लिए फॉर्मूला लिख के दे दिया, -k Q1 Q2 बाय R। R जितना कम ये वैल्यू उतना ज्यादा, और ये माइनस साइन लगा इसके लिए ये वैल्यू उतनी कम, तो R जितना कम आपकी एनर्जी उतनी कम। तो भले 4D है उसका साइज छोटा है 6s से, 4D का साइज जो है 6s से छोटा है, बट 6s का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो तो न्यूक्लियस के पास ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है ना, और 4D वाला इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, वो शेप की वजह से अपना दूर दूर ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, पास में कम टाइम स्पेंड करता है। Yes, sir. समझा. ओके, देन ये कहानी हो गई। फिर अगली कहानी बची एक, अगर अलग अलग एटम्स ले लूं मैं, सोडियम ले लूं कैल्शियम ले लूं, दोनों के 2s इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? सर दोनों में सेम क्वेश्चन। तो अगर मैं 2s इलेक्ट्रॉन ही अलग अलग एटम्स का लूं तो उसमें एनर्जी कंपेयर कैसे करोगे? उसमें तो n+l लगा नहीं सकते आप, क्योंकि दोनों का n भी सेम, दोनों का l भी सेम। भाई दो अलग अलग एटम के जो 2s इलेक्ट्रॉन है तो उनको एनर्जीज कैसे कंपेयर करोगे? तो उस केस में इफेक्टिव चार्ज, एक्चुअली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल, बट हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो समझते नहीं ज्यादा, कैसे कैलकुलेट करना अपने सिलेबस में नहीं है, तो न्यूक्लियर चार्ज से हम काम चला लेंगे। जैसे सोडियम है, ये सोडियम का समझो, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कितना है, +11, Yes. राइट। ये समझ लो 2s इलेक्ट्रॉन है, और ये कैल्शियम है, कैल्शियम का न्यूक्लियर चार्ज कितना है, बोलो? 20. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें से कौन ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, सोडियम वाला या कैल्शियम वाला? कैल्शियम वाला। तो ये नेचुरली और ज्यादा क्लोज रहेगा एज कंपेयर टू दिस, ये उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं कर रहा एज कंपेयर टू दिस, राइट। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 2s जो कैल्शियम का है. कैल्शियम का जो 2s है उसकी एनर्जी कम होगी, यही तो समझना है। नहीं पर समझना? नहीं समझा. बाबा ये इसका 2s इलेक्ट्रॉन है। सर आपका माइक म्यूट हो. बताओ, ये सोडियम का है और ये कैल्शियम का, राइट? Yes, sir. ठीक है, 2s है और ये भी 2s है, ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा या ये? सर नेचुरली कैल्शियम. वाला, ठीक है। तो ये ज्यादा टाइम क्लोज नहीं रहेगा, स्पेंड नहीं करेगा ज्यादा टाइम इसके न्यूक्लियस के हाँ पास, सर करेगा. तो इसकी एनर्जी कम नहीं हो जाएगी, जितना हाँ, जितना सर. न्यूक्लियस के क्लोज रहोगे वो उतना कम हो जाएगी एनर्जी। तो वही एनर्जी अगर आप 2s ऑर्बिटल की देखो, 2s सबशेल की देखोगे, किसके, अगर 2s सबशेल की देखूं मैं सोडियम की, या कंपेयर करने लगे एक लाइन से, सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा होगी हाइड्रोजन की। अगर 2s ही देख रहा हूं मैं, सबका ही 2s देख रहा हूँ, हाइड्रोजन का 2s देखो आप, या हीलियम का 2s देखो आप, या लिथियम का 2s देखो आप, या फिर इसका 2s देखो आप। वैसे लिखना नहीं चाहिए मुझे, एक मतलब सिमिलर बना, लिथियम का देख लो या सोडियम का देख लो, तो ये अगर ऑर्डर देखो ना, तो इसमें सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा। सर समझा? Yes, sir. वापस समझाऊं? नहीं सर समझा. यस सर. सर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में है या बस न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में है एक्चुअली, बट अब वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपने सिलेबस में है नहीं, उसके कैलकुलेशंस भी होते हैं बट अपने सिलेबस में है नहीं।
तो मैंने बोल दिया न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए तो बाद में उसको रब करके फिर मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कंफ्यूजन ना क्रिएट हो उसके लिए फिर एक ही ग्रुप का बोल दिया आपको।